एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद चित्रलेखा में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडीज़ भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नई सीरीज़ जो कि भूगोल के MCQs होने वाले हैं। तो इस सीरीज़ में हम लोग भूगोल के MCQs, ज्योग्राफी के MCQs जो कि डिफरेंट एग्जाम्स में आए हैं, जैसे कि UPSSC, SSC, रेलवे, बैंक और कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर UPPCS से भी डालूंगी। और आज की क्लास में भी मैंने इस तरीके के क्वेश्चंस का कलेक्शन बनाया है। तो ये क्लास जो है आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हम जल्दी से आज की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग, चूँकि ये फर्स्ट क्लास है, तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और फिर अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड को, क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो मैं इम्प्रूव करूँगी। लेकिन बेसिक क्वेश्चन भी छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट जो शुरुआत करते हैं उनको बेसिक चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप जो है हाई लेवल की चीज़ों को अच्छे से ग्रास्प कर पाएँ और उनको अच्छी तरीके से समझ पाएँ। तो दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और इसको शेयर भी करिएगा। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। भूगोल का जनक जो है, मैं यहाँ पे ऑप्शंस रीड नहीं करूँगी, ठीक है, मैं केवल करेक्ट आंसर बताऊंगी। ठीक है, और उससे जुड़े हुए जो भी फैक्ट होंगे वो भी, उन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, और इसके अलावा ऑप्शंस में भी जो फैक्ट बनेंगे उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे। तो क्लास में आप लोगों को एंड तक बने रहना है। भूगोल का जनक कहा जाता है हिकैटियस को। ठीक है, हिकैटियस, ये जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे हिकैटियम टाइप हो गया है, थोड़ा मिसप्रिंट है, ये सा है। ठीक है, हिकैटियस। हिकैटियस जो हैं इनको भूगोल का जनक कहा जाता है। और इन्होंने क्या मतलब अवधारणा दी थी वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने क्या कहा था कि जो ये पृथ्वी है इसका जितना भी स्थल भाग है, ठीक है, स्थल भाग है, तो यहाँ से ये आपका 0 डिग्री गुजरता है। ठीक है, तो जो भी स्थल भाग है ये सागरों से घिरा हुआ बताया था इन्होंने। ठीक है, जैसे यहाँ पे इधर अफ्रीका हो जाता है, यहाँ पे अफ्रीका हो जाता है, यहाँ पे ये यूरेशिया हो जाता है, कुछ ऐसे। तो इन्होंने कहा था कि जो पृथ्वी है वो महासागरों से घिरी हुई है। ठीक है, और इन्होंने 2 महादेशों का नाम भी बताया था। 2 महादेश बताए थे जो कि जल राशि जिन्हें कि हम सागर कहते हैं उनसे घिरे हुए हैं। ठीक, तो ये हिकैटियस तो हो गए किसके, भूगोल के जनक हो गए। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि आधुनिक भूगोल के जनक कौन है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का छूटेगा नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ उनका नाम था अलेक्जेंडर। आधुनिक भूगोल के जनक जिनको हम कहते हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है, हम्बोल्ट, इनको आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक, अगर कभी आधुनिक भूगोल का जनक पूछ दिया जाए तो आप लोग लगाएंगे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। जो हम्बोल्ट की धारा है वो इन्हीं के नाम पे इसका नामकरण हुआ है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो ज्योग्राफिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, इराटोस्थनीज ने। ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम भूगोल के लिए ज्योग्राफिका का उपयोग किया था। और ये कौन थे, ये एक प्राचीन यूनानी खगोल शास्त्री थे। ठीक है, खगोल शास्त्री थे और ये गणितज्ञ भी थे। ठीक है, पहले क्या होता था, पुराने ज़माने में लोग बहुत ज़्यादा होशियार होते थे, तो वो एक सब्जेक्ट में ही प्रोफेंसी नहीं रखते थे, वो प्रोफेंसी रखते थे कई सारे सब्जेक्ट्स में। ठीक है, और इन्होंने एक प्रसिद्ध काम किया था। क्या काम किया था कि इन्होंने सबसे पहले जो हमारी धरती है, जो हमारी पृथ्वी है, उसकी परिधि की गणना की थी। परिधि इज कॉल्ड दिस वन, जो रेडियस होती है वो r होती है, और जैसे मान लेते हैं ये हाफ तो हो जाएगी रेडियस। ठीक है, और ये परिधि की गणना किसने की थी, इराटोस्थनीज ने की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन लेंगे, तारामंडल क्या है। तो तारामंडल क्या होते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है इसका। ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते, मतलब पृथ्वी से दूर स्थित होते हैं, बहुत पास नहीं होते हैं, वो तारों की एक विशेष आकृति होती है। जैसे कि आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा, आकाश में एक तारामंडल है वो इस टाइप की आकृति बनाता है, जिसे कि एस टाइप की आकृति बनाता है, इसे सप्तऋषि तारामंडल कहा जाता है। ठीक है, विशेष पैटर्न जो होता है इसे ही तारामंडल कहते हैं। एक तारामंडल और है त्रिशंकु
ठीक है, त्रिशंकु, या इसको क्रक्स भी कहते हैं, CRUX, क्रक्स। ये दोनों सेम ही है, त्रिशंकु कह लीजिए या क्रक्स कह लीजिए। जो सप्तऋषि है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिखता है, ठीक है, साउदर्न में नहीं दिखता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और त्रिशंकु जो है पृथ्वी का सबसे छोटा तारामंडल है, ठीक। अब हम लोग देखने वाले हैं, अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल स्थित हैं, ठीक है, 89 तारामंडल। अगर कभी ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग 89 पे टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। तो भाई पृथ्वी पर तो है नहीं, ये निक्स ओलंपिया जो है मंगल ग्रह पर स्थित है। ये बेसिकली क्या है कि एक ऊंचा सा पहाड़ है, पहाड़ कह लीजिए, ये एक शांत ज्वालामुखी है। इस समय इस टाइप से ऐसे देखता है कुछ, ये एक शांत ज्वालामुखी है जिसकी ऊंचाई लगभग 26 किलोमीटर है, ठीक है। 26 किलोमीटर कहने का मतलब ये हो जाएगा 26,000 मीटर, ठीक है, जो कि एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचाई रखता है। तो निक्स ओलंपिया कहाँ पर स्थित है। निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर स्थित है। क्या है, ये एक पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचाई रखता है, 26,000 मीटर इसकी ऊंचाई है। और हमारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन भी बनेगा तो आप लोग क्या टिक करेंगे, निक्स ओलंपिया करेंगे, निक्स ओलंपिया टिक करेंगे। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, निक्स ओलंपिया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। पार्थिव ग्रहों का मतलब समझ लीजिए, पार्थिव ग्रह जो कि पृथ्वी जैसे होते हैं, ठोस ग्रह जो हैं उनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है, ठीक है। तो 4 ग्रह हैं, उनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ठीक है। इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है। इनको ही आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है, आंतरिक। इनको ही ठोस ग्रह भी कहा जाता है, ठीक। ये बात है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इनको पार्थिव ग्रह क्यों कहा जाता है, ये ठोस ग्रह क्यों कहा जाता है। तो जब हमारे ब्रह्मांड की रचना हुई होगी, ठीक है, तो क्या हुआ, ये जो ग्रह थे एकदम शीघ्रता से शीतल हो गए, ठंडे हो गए, ठीक है। तो क्या हुआ, जब शीघ्रता से ठंडे हो गए तो जो इनकी संरचना है वो ठोस हो गई। तो इस वजह से इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है, कि जैसे जो पृथ्वी की जैसी संरचना रखते हैं उन्हीं ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। अच्छा, जो पृथ्वी के बाद वाले ग्रह हैं, जैसे मंगल है, मंगल के बाद वाले जो और 4 ग्रह हैं, ठीक है, उनको जोवियन ग्रह कहा जाता है। ये क्वेश्चन आगे आएगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है। अभी हमने पीछे डिस्कस भी किया था कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 जो ग्रह जो हैं, इन जिन्हें आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, ये पार्थिव ग्रह हैं। तो कौन सा ग्रह नहीं है पार्थिव ग्रह, ये शनि ग्रह जो है ये पार्थिव ग्रह नहीं है। इनको हम जोवियन ग्रह भी कहते हैं, ठीक है, जोवियन ग्रह या फिर गैसीय ग्रह, ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। बाकी के मंगल के बाद के जो 4 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 4 ग्रह जो हैं ये जोवियन ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की कितनी संख्या है। तो टोटल 8 ग्रह हैं, ठीक है। 4 ग्रह जो पार्थिव ग्रह हैं और जोवियन ग्रह जो हैं वो ये 4 ग्रह हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। तो बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित वो ग्रह हैं जिन्हें हम जोवियन ग्रह कहते हैं या बाह्य ग्रह कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मंगल बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसमें भी बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज याद रखिएगा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टी दिशा में, वामावर्त जिसे कहते हैं। तो शुक्र और अरुण, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों ग्रह जो हैं सूर्य के एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, और इन दोनों ग्रहों को छोड़कर बाकी सारे ग्रह जो हैं क्लॉकवाइज घूमते हैं, जिसे कि हम दक्षिणावर्त भी कहते हैं। मतलब ये दोनों ग्रह जो हैं शुक्र और अरुण, ये घूमते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर।
और बाकी के जो ग्रह हैं वो घूमते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, जब ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, दैट मीन्स क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो सूरज पूर्व की ओर से निकलता हुआ प्रतीत होता है। और जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो सूर्य पश्चिम की ओर से निकलता हुआ प्रतीत होगा। तो अगर कोई बंदा शुक्र और अरुण ग्रह पर जाएगा और वो सूरज को उगता हुआ देखेगा तो वो पश्चिम की दिशा में उगते हुए दिखेगा सूरज। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौर मंडल का जन्मदाता, ये बहुत ही सिंपल है, सूर्य को कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसको कहा जाता है? विस्फोटी तारा हम कहते हैं अभिनव तारे को। ठीक है, अभिनव तारे को ही विस्फोटी तारा कहा जाता है। अब हम जरा इसके बात समझ लेते हैं, ये एग्जैक्टली अभिनव तारा होता क्या? अभिनव तारे को ही सुपरनोवा कहा जाता है। ठीक है, सुपरनोवा, अगर कभी सुपरनोवा आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, सुपरनोवा और अभिनव तारा दोनों एक ही बातें होती हैं। ठीक, अच्छा, अब समझते हैं कि सुपरनोवा बनता कैसे है। तो जो तारे का जीवन काल होता है, ठीक है, तारा जब अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचता है, लास्ट स्टेज में पहुंचता है, ठीक, लास्ट स्टेज में पहुंचता है, तो इसी स्टेज को कहते हैं सुपरनोवा। सुपरनोवा कहते हैं। ठीक, सुपरनोवा कहते हैं, और या इसे हम अभिनव तारा भी कह सकते हैं। ठीक, अभिनव तारा कह सकते हैं। अच्छा, अब सुपरनोवा मतलब विस्फोट हो जाता है तारे में, तारा ब्लास्ट हो जाता है, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा चमकीला हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? हम सुपरनोवा कहते हैं या फिर अभिनव तारा कहते हैं। अच्छा, आप जानेंगे कि हम तारा ये जो है ब्लास्ट क्यों होता है इसमें? ये ब्लास्ट इसलिए होता है कि जो तारे होते हैं, तारा है कोई भी, तो वो कार्बन जैसे हल्के पदार्थों से बना होता है। ठीक है, हल्के पदार्थों से बना होता है, तो फिर वो क्या होता है, उसका वो सिकुड़ने लगता है। ठीक, उसका घनत्व, वो जो कार्बन के अणु हैं वो आपस में जुड़ने लगते हैं, तो एक स्थिति ऐसी आती है जब बहुत ज़्यादा वहाँ पे घनत्व हो जाता है, प्रेशर हो जाता है, तो इस वजह से तारा ब्लास्ट हो जाता है, सुपरनोवा विस्फोट हो जाता है, जिससे कि तारे की चमक बढ़ जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वह वैज्ञानिक जिसने सर्वप्रथम पृथ्वी की खोज की, मतलब ये बताया, सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इनके ये बताने से पहले सब लोग यही समझते थे कि पृथ्वी तो स्थिर है, पृथ्वी स्थिर है और सूर्य के चारों तरफ चक्कर, सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ठीक है, लेकिन कॉपरनिकस ने ये बताया कि सूर्य एक केंद्र में है और पृथ्वी इसका चारों तरफ चक्कर काटती है। ये अर्थ जो है, चारों तरफ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। किसने बताया? कॉपरनिकस ने बताया। ठीक है, अच्छा, अब कॉपरनिकस कौन थे? ये यूरोप के, ठीक है, यूरोप के खगोल शास्त्री थे, यूरोप के। और एक ये गणितज्ञ भी थी। अभी मैंने पहले भी बताया कि पुराने ज़माने के लोग बड़े इंटेलिजेंट होते थे, हर चीज़ में प्रोफेशनलिटी ले लेते थे, तो ये खगोल शास्त्री थे और गणितज्ञ भी थे। ओके, और इनको ही क्या कहा जाता है? आधुनिक खगोल का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कॉपरनिकस को कहा जाता है। आधुनिक खगोल का जनक किसको कहा जाता है? कॉपरनिकस को कहा जाता है। इन्होंने ये बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। ठीक है, अंतरिक्ष के केंद्र में कौन है? सूर्य है, पृथ्वी नहीं है। ठीक, और इसको बताने के लिए, ये बात को सिद्ध करने के लिए इन्होंने कौन सा मॉडल लागू किया? हीलियोसेंट्रिज्म। अगर कभी पूछ दिया जाए कि कॉपरनिकस ने अपनी बात कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है प्रूफ करने के लिए कौन सा मॉडल का सहयोग लिया या लागू किया, तो हम कहेंगे हीलियोसेंट्रिज्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जो कि प्राचीन भारतीय मानते थे कि एक ग्रह है? तो प्राचीन भारतीय मानते थे कि सूर्य को ग्रह मानते थे, लेकिन सूर्य एक ग्रह नहीं है, तारा है। ठीक, अगला क्वेश्चन लेंगे, सूर्य के संगठन में सहायक कौन सी गैसें हैं? तो जो सूर्य है, ठीक है, सूर्य हमारा हीलियम और हाइड्रोजन से मिलकर के बना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, जिसे हम न्यूक्लियर फिशन भी कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर फिशन। ठीक,
अच्छा, संलयन में होता क्या है कि दो हाइड्रोजन परमाणु H और H मिलकर, ठीक है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर होता है, H और H मिलकर हीलियम परमाणु बनाते हैं, ठीक है। ये जो इक्वेशन है अभी बैलेंस नहीं है, हम इसको यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन दो हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसी क्रिया से जो एनर्जी जनरेट होती है, सूरज में एनर्जी जनरेट होती है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के मध्य भाग को कहते हैं हम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल किसको कहते हैं? सूर्य के मध्य भाग को कहते हैं। अच्छा, इसके साथ ही अगला क्वेश्चन आता है कि सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के ऊपरी भाग को कहते हैं वर्णमंडल, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, सदैव सूर्य जो है सदैव हमें पूर्व में निकलता हुआ प्रतीत होता है, निकलता है, दिखता है। क्यों दिखता है? अच्छा, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि जो पृथ्वी है वो कैसे रोटेट करती है, क्लॉकवाइज रोटेट करती है, ठीक है। कैसे रोटेट करती है? क्लॉकवाइज रोटेट करती है, मतलब दक्षिणावर्त रोटेट करती है, दक्षिणावर्त, ठीक है। मतलब अर्थात इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी जब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो सूरज हमें पृथ्वी से पूर्व दिशा में निकलता हुआ प्रतीत होता है, और वहीं सूर्य जो है शुक्र और अरुण ग्रह पर क्या होता है? पश्चिम से निकलता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि वो दोनों सूर्य की विपरीत दिशा में, मतलब विपरीत दिशा में गति करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत रखिएगा, ये चीज़ें दोनों बिल्कुल साफ हैं। अगर ये नहीं आ रही है समझ में तो आप लोग इस वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इन चीज़ों को अच्छे से समझते हुए आप लोग चलिएगा, ठीक है। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए ज़रूर वीडियो को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूरज कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे में जो है सूरज 21 जून को, 21 जून जो सी ऑप्शन है, 21 जून को अर्धरात्रि के समय दिखाई देता है। अच्छा, अब सूरज अर्धरात्रि के समय वहाँ पे क्यों दिखाई देता है? देखिए, ऐसा है कि जो टाइम जोन है सारे कंट्रीज़ के वो अलग अलग हैं, ठीक है। टाइम जोन तो हमने अपने हिसाब से डिवाइड कर रखा है, वो एक काल्पनिक रेखा है जिसे हम ग्रीनविच कहते हैं, या फिर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब पृथ्वी जो है वो रोटेशन कैसे करती है? पृथ्वी कुछ इस तरीके से रोटेशन करती है सूर्य के चारों ओर। पृथ्वी इस तरह से है, ये पृथ्वी की अक्ष है, और पृथ्वी जो है अपनी अक्ष से जो ये वाला कोण है, ठीक है, ये वाला जो कोण है ये 22.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी। तो ये वाला कोण जो पूरा हो जाएगा ये पृथ्वी का अक्ष के साथ, ये कितना हो जाएगा? 66.5 कह लें, 66 डिग्री हो जाता है। एक इसको 22.5 हटा देते हैं, 22 कर लेते हैं, जिससे कि कैलकुलेशन में आसानी रहेगी हमें। तो क्या होता है, सॉरी यहाँ पे 23.5 है, 22 नहीं है, 22.5 ओके 22.5 है, 22.5 डिग्री झुकी हुई है, तो हम इसको पूरा पूरा मान लेते हैं, ठीक है। 23 इसको कर लेते हैं और 66 इसको कर लेते हैं, ऐसे करके कर लेते हैं, हाफ डिग्री हटा देते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। अच्छा, अब क्या होता है कि जो पृथ्वी है वो 66 डिग्री का कोण बनाते हुए घूमती है। कहाँ से बनाती है? अपनी अक्ष से बनाती है, ठीक है। अब पृथ्वी जब तिरछी होकर के घूमेगी तो इसी वजह से दिन और रात जो है समान, जो डे है इज़ नॉट इक्वल टू नाइट, ठीक है। एवरी टाइम दिन और रात का समय सेम नहीं होता है कि भाई 24 घंटे होते हैं तो 12 घंटे का दिन होना चाहिए सारे मौसम में हर समय, और 12 घंटे की रात होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पृथ्वी जो है 66 डिग्री रोटेट झुकी हुई है, उससे रोटेशन कर रही है, 66 डिग्री झुककर रोटेट कर रही है, इसी वजह से दिन और रात में अंतर हो जाता है, ठीक है। तो जो नॉर्वे की स्थिति है वो जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव ऊपर की तरफ पड़ता है, उत्तरी ध्रुव के बहुत पास है, हाँ। तो वहाँ पर क्या होता है, उस जगह पर स्थित होने के कारण 21 जून को नॉर्वे में जो सूरज की उगने का समय है वो आधी रात के समय होता है, ठीक है। आई होप ये जो
है, ये जो भी हमने डिस्कस किया है ये मैटर पूरा आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पिंग ज़रूर करिएगा। मैं ट्राई करूँगी कि उस पर एक, फिर हम लोग पृथ्वी पर दिन और रात की कैसे प्रक्रिया होती है, कैसे दिन होते हैं, परिक्रमण, परिभ्रमण, रोटेशन के बारे में मैं एक पूरा वीडियो लेकर के आऊँगी। आप लोग देखिएगा तो आपके कमेंट्स के हिसाब से ही मैं आगे का वीडियो प्लान करूँगी, ठीक है। अगर बच्चों को इस वाले कंसेप्ट में दिक्कत आएगी तो फिर एक पूरा वीडियो लेकर के आएंगे, जिससे कि ये जो कंसेप्ट है ना 22.5 डिग्री और ये 65.5 डिग्री वाला, ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक। तब तक के लिए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है अपसौर, ठीक है। अपसौर को ही हम कहते हैं अपहेलियन। अपहेलियन कभी कभी ऑप्शन में इंग्लिश में दे दिया जाता है, अपहेलियन को देवनागरी में लिख दिया जाता है, उसका मतलब अपसौर ही होता है। आप यहाँ से ऐसे समझिएगा, अप मतलब अवे, मैं इसको ऐसे याद रखती हूँ। अप मतलब अवे, अवे जब होगा तो दूर होगा, ठीक है। और जब पास होता है तो वो होता है उपसौर, हिंदी में इसको कहते हैं उपसौर, ओके। और इंग्लिश में इसको कहते हैं पेरीहिलियन, पेरीहिलियन, पेरीहिलियन। तो इसको मैं याद रखती हूँ, पेरी मतलब पास, अप मतलब अवे, ठीक है। जब पेरीहिलियन होगा तो सूरज के बिल्कुल पास होगा, जब अपहिलियन होगा, अवे होगा, तो दूर होगा। अच्छा, अब हम इसको एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये सन है आपका, ठीक, ये सन है और ये जो पृथ्वी है हमारी कुछ इस तरीके से, पृथ्वी की जो कक्षा है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, दोबारा ड्रॉ कर लेती हूँ मैं। चलो इस बार छोटा सन बनाऊंगी, ओके। ये हो गया सन और ये हो गई पृथ्वी की कक्षा, ठीक है। आई होप अब ये ठीक हो गया, इतना ही, ठीक है। अब ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये छोटी, अब ये पृथ्वी हो गई, ये हमारी अर्थ हो गई, ठीक है। तो जो अपहेलियन की, अवे मतलब अपहेलियन मीन्स दूर, सूर्य से बहुत दूर होगी पृथ्वी, मतलब मैक्सिमम लेंथ जो सूर्य की, जो पृथ्वी की कक्षा है सूर्य के चारों तरफ रोटेट करने की, वहाँ से मैक्सिमम लेंथ होगी सूर्य से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका अपसौर हो जाएगा। ये वाली स्थिति जो है, ये वाली कंडीशन अपसौर हो जाएगी। इसे ही हम कहते हैं अपहेलियन, अपहेलियन, ओके। इसको हम क्या कहते हैं, अपहेलियन कहते हैं। अपहेलियन हो गया। और अपहेलियन होगा किस दिन, ये होगा आपका 4 जुलाई को, ठीक। तो ये जो 4 जुलाई है, अपहेलियन अभी पीछे निकला है। अपहेलियन के दिन क्या होता है, सूरज, जो पृथ्वी है अभी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, जो 66.5 डिग्री अक्ष से झुक के जो चक्कर लगाती है, ठीक है, चक्कर लगाती है, तो क्या होता है, इस समय जो सूरज की किरणें हैं वो पृथ्वी पर बिल्कुल सीधी पड़ रही होती हैं, ठीक है, सीधी पड़ रही होती हैं, इसलिए इस समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है, ठीक है, तभी अत्यधिक गर्मी पड़ती है। अच्छा, अब पेरीहिलियन की बात करते हैं। पेरीहिलियन में क्या होता है, पृथ्वी जो होती है अपनी कक्षा की जो न्यूनतम दूरी होती है उसके पास मिनिमम डिस्टेंस होती है, तो इसको हम कहते हैं उपसौर। उपसौर मतलब पेरीहिलियन, दैट मीन्स पृथ्वी जो है सूर्य के पास होती है, पेरीहिलियन, ठीक, पृथ्वी के पास होती है। और ये होता किस डेट पर है, ये होता है 3 जनवरी को, ठीक है, 3 जनवरी को उपसौर होता है। 3 जनवरी को पृथ्वी जो है सूरज के बहुत पास होती है, ठीक। अब इस समय यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही होती है। सर्दी क्यों पड़ रही होती है, क्योंकि इस समय क्या हो रहा होता है कि जो पृथ्वी, जो सूरज है, ये जो सन है, ठीक है, ये अर्थ हो गई, ये हमारी अर्थ हो गई, इस पर जो सूरज की किरणें क्या है, बहुत ज़्यादा तिरछी पड़ती हैं। इस तरीके से जब तिरछी किरणें पड़ती हैं तो यहाँ पर जो माहौल है सर्द होता है, सर्दी का मौसम होता है। और ये कब होता है, 3 जनवरी को होता है। और अपहेलियन, पृथ्वी जो है सूर्य से बहुत दूर होती है, इस समय क्या होता है, जो सूर्य की किरणें हैं पृथ्वी पर सीधी पड़ रही होती हैं, इस कारण अत्यधिक गर्मी होती है। ये जो सारी बातें अभी तक हमने डिस्कस की, ये हमने नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के बारे में डिस्कस करी।
मतलब उत्तरी गोलार्ध के बारे में डिस्कस की। इसका ठीक उल्टा होगा दक्षिणी गोलार्ध में, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, जब हमारे यहाँ सर्दी पड़ रही होती है, जब हम लोग सर्दियों में क्रिसमस मना रहे होते हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम न्यू ईयर सेलिब्रेशन करते हैं 1 जनवरी में, तब हमारे यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है। भारत की बात कर रही हूँ मैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर मान लो इस साल तो मैंने 2023 मैंने इंडिया में सेलिब्रेट किया, अब मैं 2024 सेलिब्रेशन करने पहुंच जाऊं कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो मैं वहाँ पे सर्दी में जैकेट वगैरह नहीं पहनूंगी, टोपी नहीं लगाऊंगी। ओके, मैं वहाँ पे नॉर्मल क्लॉथ्स पहनूंगी, कॉटन के क्लॉथ्स पहनूंगी। वहाँ पे गर्मी का मौसम पड़ रहा होगा, वहाँ पे मैं कोल्ड ड्रिंक एंजॉय करूंगी, आइसक्रीम एंजॉय करूंगी, ना कि कॉफ़ी पीऊँगी। ठीक है, आई होप ये जो भी हमने आज पढ़ा है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं वो डाउट क्लियर करने का जल्दी से जल्दी प्रयास करूंगी। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स एवरीवन।